नमस्कार, मैं हूं विकास कुमार मिश्रा। स्वागत करता हूं आपका दूरदर्शन के इस विशेष कार्यक्रम में। दर्शकों, आज 9 दिसंबर है और इस दिन को हम इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे के तौर पर मनाते हैं। इस दिन हम एंटी करप्शन और जो करप्शन है, किस तरह से हम करप्शन को दूर कर सकते हैं, किस तरह से लोगों को जागरूक कर सकते हैं, इसके बारे में खास तौर पर आज इस विशेष कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। करप्शन क्या है, जीरो टॉलरेंस पॉलिसी क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में हम अपने अतिथि के द्वारा जानकारी प्राप्त करेंगे। और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आईपीएस ऑफिसर, रिटायर्ड डीआईजी और सीआईडी बिहार प्रकाश नाथ मिश्रा जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आपने यह अवसर दिया कि आपके दर्शकों से मैं रूबरू हो सकूं, और ख़ासकर ऐसे मौके पर जो अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार दिवस 9 दिसंबर के मौके पर आपने अपने जनता को हमें संबोधित करने का अवसर दिया। इसके लिए मैं कृतज्ञ हूं आपका। जी सर, इस दिन की हम बात करेंगे, किस तरह से हम इस दिन को मनाते हैं, क्या महत्व है, लेकिन मैं चाहूँगा उसके पहले आप हमारे दर्शकों को बताएं कि एंटी करप्शन क्या है, इसकी जानकारी दें। एंटी करप्शन शब्द के पहले करप्शन को समझना आवश्यक है। करप्शन का अभिप्राय या भ्रष्टाचार का अभिप्राय ऐसी कोई भी क्रिया जो किसी लोक सेवक के द्वारा पद पर रहते हुए किया जाता है, कि अगर कोई जायज़ काम, उचित काम, नियमानुकूल काम उनके पास लंबित है और उनके द्वारा उस काम को करने के बदले में अगर कोई शुल्क लिया जाता है अपनी ओर से, जिसका रसीद नहीं दिया जाता है, कोई सुविधा शुल्क, परसेंटेज एट्सेट्रा, इस तरह की काफ़ी चीज़ें होती हैं जो अगर किया जाता है तो ऐसा प्रत्येक लिया जाने वाला पैसा अवैध है, गैर कानूनी है और एक अपराध है, जिसे हम भ्रष्टाचार कहते हैं। जहाँ तक निरोध की बात है या विरोध की बात है, दो शब्द हैं। एंटी, जाहिर है कि हम इसका विरोध करते हैं, और ऐसी तमाम एजेंसियां जो इस काम में लगी हुई हैं कि अगर कोई भ्रष्टाचार करता हुआ लोक सेवक पकड़ा जाता है या भ्रष्टाचार करके अकूत धन अर्जित किए हुए है या पद का ऐसा दुरुपयोग किए हुए है जिसमें भाई भतीजावाद का गंध हो, पक्षपात का गंध हो, सामान्य प्रतियोगिता की अवहेलना हो या ऐसे कृत्य हो, तो ये सारे के सारे कृत्य भ्रष्टाचार के अंतर्गत आते हैं और यह भ्रष्टाचार निरोध कानून के अंतर्गत आते हैं और इस पर दंड का प्रावधान है। सर, अगर दंड के प्रावधान की बात करें, आपने जो बोला कि जो भी इस कृत्य में शामिल होते हैं उनको दंड मिलता है, तो किस तरह की सज़ा का प्रावधान है जो इस कृत्य में शामिल होते हैं? भारत में भ्रष्टाचार के विरुद्ध कानून मूल एक्ट 1860 में जो आईपीसी बना, उसमें भी इसकी चर्चा थी, लेकिन अलग से कानून 1988 में बनाया गया जिसे प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट कहते हैं। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 में लेटर 2013 में बड़ा संशोधन हुआ, फिर 2018 में बड़ा संशोधन हुआ, जिसमें पूरे भ्रष्टाचार को डिफाइन किया गया और यह कोशिश की गई कि जो भी लोक सेवक कोई ऐसा कृत्य करते हैं जो भ्रष्ट है लोक सेवक के रूप में, और लोक सेवक की भी परिभाषा बहुत व्यापक की गई कि कोई भी ऐसा काम जिससे आम जन को लाभ हो, जिससे जो आम जन के हित में हो, चाहे उसके लिए उसे कोई भुगतान मिलता हो या नहीं मिलता हो, हर हाल में वह व्यक्ति लोक सेवक के दायरे में आता है। तो जाहिर है कि देश के सर्वोच्च पद से लेकर निम्नतम पद तक जो लोक सेवा से जुड़ा हुआ है, वे सब के सब इस कानून के अंतर्गत आते हैं। यहाँ तक कि चाहे वे जजशिप के लोग हों, चाहे वे इलेक्शन कमीशन के लोग हों, चाहे वो कोई भी हो, एक चपरासी से लेकर के या उससे भी नीचे का कर्मी, अगर मैं कहूँ विस्तार से तो पीडीएस डीलर से लेकर के हर कोई जो लोक सेवा से जुड़ा हुआ है, अगर वह अपने कृत्यों से अलग पैसा लेकर के कोई काम करता है या किया जाने वाला काम नहीं करता है, मेरा राइट है कि ये काम हो, और वह किया जाने वाला काम वह नहीं करता है, तो दोनों हालत में वह भ्रष्टाचार करता है। और इसका दंड भ्रष्टाचार निरोध अधिनियम के अंतर्गत न्यूनतम 6 माह तो है ही, अधिकतम 7 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है।
सर, इस दिन को मनाने के महत्व और उद्देश्य की बात की जाए तो मेन जो उद्देश्य है, जो अहम उद्देश्य है वो उसके प्रति जागरूकता है। करप्शन क्या है और एंटी करप्शन जो है वो क्या है, इसके बारे में लोगों को जागरूक करना, किस तरह से आप इस कृत्य से बच सकते हैं, और अगर आप जो शामिल हैं, आप इस तरह की चीज़ों में जो लोग संलग्न हैं वो उनसे कैसे बचा जा सकता है। तो मैं चाहूँगा इसके बारे में आप बताएं, जो इस दिन का महत्व है इसकी चर्चा करें आप। भ्रष्टाचार एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन गया है। हर देश सुशासन की ओर बढ़ रहा है और विशेष करके हमारा बिहार राज्य काफ़ी पूर्व से सुशासन की अवधारणा पर शासन कर रहा है। इस तिथि को लाने का, 9 दिसंबर को लाने का भी एक इतिहास रहा है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में 165 से अधिक देशों ने इस चार्टर को अंगीकार किया, स्वीकार किया। भारत ने 2006 में इस पर हस्ताक्षर किया और 9 दिसंबर की तिथि को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक भ्रष्टाचार विरोध दिवस के रूप में स्वीकार किया गया है, जिसे 186 देश आज मना रहे हैं। सर, भ्रष्टाचार के कारण कई तरह के खतरे या समस्याएं भी आ सकती हैं, हो सकती हैं। मैं चाहूँगा उसकी आप चर्चा करें। क्या खतरे भविष्य में हो सकते हैं, क्या समस्याएं बढ़ सकती हैं? हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, यह एक गौरवशाली बयान है। और ऐसे विशाल लोकतंत्र में भ्रष्टाचार का पनपना एक तरह से निश्चित रूप से कहा जाएगा कि बहुत बड़ा खतरा है, लोकतंत्र के लिए खतरा है। हम सभी, जितनी भी सरकारें हैं पूरे देश में, जितनी भी राज्य सरकारें हैं, केंद्र सरकार है, हमारा आदर्श वचन है कि समाज के सबसे नीचे का, सबसे पीछे के आदमी को आगे लाना। और इस प्रयास को गंभीर धक्का लगता है भ्रष्टाचार के होने से। और इतना ही नहीं, आप अगर देख लें तो लोकधन, जो बहुत ही बेशकीमती टैक्स पेयर्स का पैसा है, उनका धन भ्रष्टाचार की वजह से पर्याप्त रूप से घटता जाता है और राज्य का कोष, केंद्र का कोष खाली होता जाता है और विकास की किरण जहाँ तक पहुँचनी चाहिए वहाँ तक पहुँचने में काफ़ी कठिनाई होती है। तो भ्रष्टाचार के खतरों को देखें तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, वैश्विक स्तर पर जो आतंकवाद है उसमें भी भ्रष्टाचार के होने से काफ़ी नुकसान, उसके वजह से काफ़ी नुकसान भ्रष्टाचार के होने से होता है। इतना ही नहीं, अगर हम लोग ध्यान से देखें और इसको विस्तार से आकलित करें तो कोई ऐसी एजेंसी नहीं है, कोई ऐसी स्थिति नहीं है जिसमें भ्रष्टाचार से कोई लाभ होता है। क्योंकि जब हम कोई भ्रष्टाचार करते हैं लोक सेवक के रूप में, तो हम भूल जाते हैं कि अगले जगह पर हम लोक सेवक नहीं रहेंगे, वहाँ हम भी इसी भ्रष्टाचार के शिकार होंगे। तो एक जगह आदमी भ्रष्टाचार करता है और 1000 जगह उसके दुष्परिणाम दिखाई पड़ते हैं। जहाँ तक क्वांटम की बात है कि विश्व में कितना भ्रष्टाचार से, तो एक अनुमान है कि 70 लाख करोड़ प्रति वर्ष भ्रष्टाचार की राशि संलग्न होती है और 300 करोड़ से अधिक की राशि की क्षति हो रही है। ये है भ्रष्टाचार का क्वांटम। इसलिए इसके विरुद्ध सर्वव्यापी संघर्ष और भ्रष्टाचार को नहीं कहना हमारा अधिकार है, हमारी ड्यूटी है। और यही इस बार के 2022 के आज के दिन का थीम है। यही थीम है हमारा, जिस पर कि यह पूरा का पूरा संकल्पना आधारित है, परिकल्पना आधारित है। सर, सरकार के द्वारा भी भ्रष्टाचार को रोकने के लिए और लोगों को जागरूक करने के लिए कई तरह के स्कीम्स, कई तरह के कार्यक्रम, कई तरह के जो अवेयरनेस कैंपेन है वो चलाए जा रहे हैं। वो कई कदम सरकार के द्वारा उठाए जा रहे हैं। मैं चाहूँगा उन जो कैंपेन है किस तरह से सरकार जो है वो जागरूक करी और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए किस तरह से कैंपेन कर रही है, मैं चाहूँगा उनकी आप चर्चा करें। इस बारे में गहन अध्ययन किया गया और 1964 में केंद्रीय सतर्कता आयोग, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का गठन किया गया और उसके आधार पर राज्यों में भी विजिलेंस संस्थान की स्थापना की गई। बिहार में भी यह मौजूद है और एक एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरी और
प्रिंसिपल सेक्रेटरी रैंक के ऑफिसर इसको लीड करते हैं। बिहार में इसके अलावे अगर हम देखें तो विजिलेंस इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, स्पेशल यूनिट विजिलेंस, उसके बाद टेक्निकल सेल ऑफ विजिलेंस, इसके अलावा लोकायुक्त, ये सभी एजेंसीज हैं। पुलिस की तरफ से इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग एक अलग से संगठन है जो लगातार इस तरह के अपराधों पर नियंत्रण रखने का काम, उन्हें प्रोजिक्यूट कराने का काम, उन्हें सजा, ऐसे अपराधियों को सजा दिलाने का काम कर रही है। तो कोई भी जनता इन संस्थानों में सूचना दे सकती है। सूचना देने वाले का नाम गुप्त रखा जाता है। भ्रष्टाचार में जो राशि मांगी जाती है वह भी 2008 के 8 से लोगों को उपलब्ध कराया जाता है। जैसे आप आज एक रेड कराते हैं, आप सूचना देते हैं, तो आज आप अपना पैसा लगाते हैं और एक बहुत ही कोर्ट में एक बयान के बाद आपको वो राशि वापस की जाती है। तो ये एक बहुत ही बड़ा परिवर्तन हाल के वर्षों में बिहार में आया है और उसके परिणाम भी देखने को मिले हैं कि जहां पहले ये कार्रवाइयाँ बहुत कम होती थीं, आज बहुतायत में ऐसी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। और ये सभी संस्थाएं, चाहे वह स्पेशल यूनिट विजिलेंस हो, चाहे वह EOW हो, चाहे विजिलेंस इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो हो, ये सभी संस्थाएं इसके विरुद्ध अभियान में लगी हुई हैं और उत्कृष्ट कोटि से काम कर रही हैं। न्यायालय में भी प्रोसिक्यूशन हो रहा है, अच्छी सजाएं मिल रही हैं। इसके साथ साथ कोई भी लोक सेवक तभी उसका कोई भी प्रमोशन या किसी प्रकार की फैसिलिटी या कोई भी रिवार्ड तभी दिया जाएगा जब केंद्र सरकार के कर्मचारियों को केंद्रीय सतर्कता आयोग से और राज्य सरकार के कर्मचारियों को राज्य विजिलेंस से क्लियरेंस मिलता है, इंटीग्रिटी सर्टिफिकेट मिलता है। तो इस तरह से एक नियंत्रण रखा गया है। इसके अलावा अधिकांशतः लोग कहते हैं कि खरीदगी में भ्रष्टाचार होता है, बड़े बड़े परचेज में भ्रष्टाचार होते हैं। तो इसके लिए जेम पोर्टल डिजाइन किया गया है कि कोई भी खरीद जेम पोर्टल के निर्धारित कंपटीशन के आधार पर ही की जाएगी। इसके बाद इसी को नियंत्रित करने के लिए आप देखिएगा कि C और D क्लास में जो नियुक्तियां होती हैं तो उन नियुक्तियों में साक्षात्कार पर दिया जाने वाला नंबर को हटा दिया गया है, क्योंकि चूंकि यह मैनुअल इंटरवेंशन होता था और इसमें संभावना थी कि इससे भ्रष्टाचार बढ़ सकता है, तो इसको हटा दिया गया है। रिटन एग्जामिनेशन के आधार पर या ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ग्रेड नियुक्तियां की जा रही हैं। इसके साथ साथ केंद्रीय सतर्कता आयोग ने यह निर्धारित कर दिया है कि देश के स्तर पर जो परचेज होगा उसके क्या क्या नॉर्म्स होंगे। उसी तरह से अगर आप किसी भी स्टेट के किसी भी निविदा को देखिएगा तो साफ साफ लिखा रहता है कि रिश्वत न दें न लें। तो ये कि सूचना देना, इससे अलग अगर बढ़ें हम तो सूचना का अधिकार पारदर्शिता लाने के लिए एक बहुत बड़ा सशक्तिकरण करने के लिए भ्रष्टाचार के विरुद्ध NGOs को सभी की एक्टिविटी को सशक्त करने के लिए यह सूचना आयोग काम कर रहा है। सूचना आयोग के अलावे अगर हम देखें तो किसी भी न्यायालय से किसी भी कार्यालय से आप अगर कोई सूचना मांगते हैं तो उसको यह निर्देश है कि वह अपने नोटिस बोर्ड पर और जहां पर वो काम कर रहा है वहां भी कि इसकी प्राकलित राशि क्या थी, लागत राशि क्या थी, ये सब कुछ वर्णन किया जाता है। इतना ही नहीं, इस भ्रष्टाचार से जनता को मुक्त करने के लिए बिहार में स्पेशली यह व्यवस्था की गई है कि 30 दिनों के अंदर आपको कौन सी कार्रवाई करनी है, 15 दिनों के अंदर कौन सी कार्रवाई कर देनी है। तो अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको क्या दंड दिया जाएगा, अर्थदंड से लेकर के हर तरह के दंड का प्रावधान बिहार सरकार ने एक कानून बना करके किया है, जो एक बिल्कुल ही नया प्रयोग, अभिनव प्रयोग आप कह सकते हैं, यह प्रशासनिक स्तर पर किया गया है। तो इन सब से भ्रष्टाचार पर काफ़ी नियंत्रण हुआ है और भ्रष्टाचारियों में एक भय का डेटरेंट इफेक्ट जिसको कहते हैं वह भी कायम हो सका है। जहाँ तक जितनी तेजी से हम इलेक्ट्रॉनिक
उपकरणों का उपयोग करेंगे, जितनी तेजी से हम विज्ञान की ओर बढ़ेंगे, उतना जितना हम आदमी का माने इंडिविजुअल का, लोक सेवक का इंटरवेंशन कम से कम करेंगे, उतना ही अधिक भ्रष्टाचार पर नियंत्रण कायम होगा। तो यह एक बड़ा परिवर्तन हो रहा है जो भारत सरकार के स्तर पर भी, बिहार सरकार के स्तर पर भी आप कहीं भी देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, और इसको आम जनता भी महसूस करती है। आवश्यकता यह है कि यह जनता का अधिकार है कि उसे स्वच्छ प्रशासन मिले, और यह जनता का ही कर्तव्य है कि वह इसके लिए प्रयास करे। आपको भी प्रण लेना चाहिए, हमें भी प्रण लेना चाहिए कि हम न भ्रष्टाचार करेंगे, न खुद उसमें भाग लेंगे, तो तभी जाकर के इस स्थिति में सुधार आ पाएगा। कानून अपना काम कर रहा है। सर, सोशल मीडिया के रोल की बात करें, एनजीओ या अदर जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है उनकी अगर बात करें, तो किस तरह से ये ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो जागरूक करने में लोगों को काम करती है? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लोगों को सशक्तिकरण करने का, लोगों के सशक्तिकरण का एक बहुत बड़ा माध्यम है, मगर इसकी कुछ सीमाएं, इसे इसकी सीमा ही नहीं है, असीम है इसकी सीमा, लेकिन इसके कुछ नियंत्रण भी आवश्यक है। नियंत्रण इस अर्थ में कि यदि आप कोई बात कह रहे हैं तो उसे र्यूमर न बनाएं। र्यूमर बनाना कि हर जगह भ्रष्टाचार हो रहा है, जनरलाइजेशन कर देना, हर आदमी भ्रष्ट है, हर लोक सेवक भ्रष्ट है, सारी व्यवस्था भ्रष्ट है, ये सिंड्रोम पैदा करना बहुत ही गलत है, और ये अपने आप में एक भ्रष्टाचार है और भ्रष्टाचार का संरक्षण है। मेरी राय में, ये मेरी निजी राय है कि ये फिर लोग विश्वास ही नहीं करेंगे। तो सोशल मीडिया अगर कोई सर्वे करती है, उसके लोग कोई सर्वे करते हैं, तो बिल्कुल जनरलाइज करें, लेकिन स्पेसिफिक हो, लिमिटेड हो, वर्केबल हो, काम करने लायक हो। अगर हम ये कह दें कि हर जगह भ्रष्टाचार व्याप्त है, तो क्या फायदा आपके कहने से या नहीं कहने से? ऐसा है भी नहीं, सच भी इससे बिल्कुल विपरीत है। तो सोशल मीडिया को और सजग होकर के और केंद्रीकृत होकर के और ज़्यादा परीक्षण, आत्मनिरीक्षण करके इसको सामने लाना चाहिए, और ऐसे किसी भी प्रयास का स्वागत सभी लोक सेवक करेंगे और सभी जगह इसे मान्यता भी मिलेगी। और दूसरी एजेंसी जिसके द्वारा ये बात की, और एनजीओज की भूमिका, देखिए एनजीओज की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। समाज के विभिन्न क्षेत्रों में इनके कार्यों की हर कोई सराहना करता है, लेकिन जब आप एनजीओज के माध्यम से लोक सेवक में भय बनाते हैं, आप एनजीओ को वीपन के रूप में यूज करते हैं कि एनजीओ सोशल मीडिया में जाएगा, सोशल मीडिया में आपको बदनाम किया जाएगा, और निजी हित साधने की बात करते हैं, तो एनजीओ भी भ्रष्टाचार के दायरे में आ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जब आप पब्लिक फ्रंट पर काम कर रहे हैं तो लोक सेवक के परव्यू से आप बिल्कुल बाहर हो जाइएगा, एम्बिट से आप बाहर हो जाइएगा, ऐसा नहीं है। तो अगर कोई एनजीओ इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो मेरा सादर उनसे निवेदन है कि आप परीक्षण कर लें, तथ्य एकत्र कर लें, सूचना एकत्र कर लें, और अगर आप बेसिक सूचना जो इन्वेस्टिगेशन के लायक हो ये आपने कर लिया है, तो आपको उस कर्मी को कहने के बजाय उसके वरीय पदाधिकारी के पास जाकर वो तथ्य रख करके इंतजार करना चाहिए कि क्या हो रहा है। ये चीज़ ध्यान देना होगा। सर, कई लोग ऐसे भी हैं जो करप्शन जैसी चीज़ें हैं उसमें शामिल होते हैं, और काम को लेकर, काम कर जो निकालना होता है उसको लेकर लोग कंप्लेन करना चाहते हैं अगर उनके साथ ये चीज़ें हुई हैं तो, लेकिन भय कहीं ना कहीं उनके साथ उत्पन्न हो जाता है कि ये जो प्रक्रिया है, जो कानूनी प्रक्रिया है, उसमें उनको मुश्किलें आ सकती हैं या उनका काम जो है वो रुक सकता है, बहुत उनको पेचीदा ये लगता है। तो उन लोगों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे, उनको क्या कहना चाहेंगे जागरूक करने के लिए? मैं चाहूँगा उसके बारे में आप बताएं। आप थ्योरी ऑफ व्हिसिल ब्लोअर पर बात कर रहे हैं। व्हिसिल ब्लोअर अर्थात आवाज़ उठाने वाला व्यक्ति कहाँ जाए, किसके पास जाए और उसकी सुरक्षा कैसे हो। मूलतः यह सभी विभागों में एक न एक एजेंसी बनी हुई है, एक जगह बना हुआ है जहां आप अपना शिकायत दायर कर सकते हैं। शिकायत के लिए आवश्यक नहीं है कि आप अपना नाम दें, लेकिन विजिलेंस, जब हम केस रजिस्टर करते हैं, किसी को जेल भेजना होता है, तो वहाँ पर
केस रजिस्टर करने के समय में नाम की आवश्यकता होती है। तो कई बार हम लोग यह काम स्वयं कर लेते हैं और कई हम अपना नाम देकर के केस दर्ज कर लेते हैं जांच करके, लेकिन कई बार लोग नाम देते हैं तो हम सूचक का नाम गुप्त भी रखते हैं उसके अनुरोध पर, और सूचक का नाम हम प्रकट भी करते हैं उसके अनुरोध पर। जहाँ तक कोर्ट में गवाही देने की बात है तो भ्रष्टाचार करने के बाद उस लोक सेवक को अमूमन लोक सेवा से कुछ दिनों के लिए निश्चित रूप से बाहर कर दिया जाता है, उस जगह से बदल करके दूसरे जगह पर भेज दिया जाता है ताकि वह एविडेंस को प्रभावित नहीं कर सके। तो इस तरह से नियंत्रण है। तो सूचक की गोपनीयता भी बनाए रखनी है, आवश्यकता पड़ने पर उसके द्वारा नाम को प्रकट भी किया जा सकता है। लेकिन जो सूचनाएं होती हैं वो कई स्रोतों से मिलती हैं और उसको वेरीफाई किया जाता है। तो वेरीफाई करने वाला मेन एविडेंस होता है और वो लोक सेवक ही होता है। तो इस तरह से उन्हें प्रोटेक्ट किया जाता है। विसिल ब्लोअर को चूंकि एक्ट में प्रोविजन है कि रिश्वत देना और लेना दोनों अपराध है, लेकिन अगर आपने पहले सूचना दे दी है तो किसी भी परिस्थिति में आपके रिश्वत देने को अपराध नहीं माना जाता है और आपको एक तरह से काफ़ी ऊंचा दर्जा दिया जाता है वादी के रूप में और सम्मान किया जाता है आपका। सर, कार्यक्रम के अब हम अंतिम पड़ाव पर आ गए हैं। अगर आप हमारे दर्शकों को इस दिन को लेकर, करप्शन को लेकर, एंटी करप्शन को लेकर कोई संदेश देना चाहते हो तो ज़रूर दें। आज का दिन महान दिन है। आइए हम सभी यह प्रण लें कि न तो हम किसी भी कार्यालय में अपनी पंक्ति को तोड़कर आगे जाकर अपना काम कराना चाहेंगे, नियम संगत काम को छोड़कर दूसरा कोई काम कराना चाहेंगे, और ऐसा नियम संगत और पंक्ति में आने वाले काम के लिए हम प्रतीक्षा करेंगे। साथ ही हम यह भी प्रण लें कि किसी भी परिस्थिति में, चाहे कोई लोक सेवक हो, हम पैसे से, सेवा से या किसी भी अवैध काम से उसे कभी सहयोग नहीं करेंगे। और अगर वो ऐसा करते हैं, अगर वो ऐसा प्रयास करते हैं तो उन्हें सामने लाने में, पकड़वाने में, उनके पूरे के पूरे करियर को ख़त्म करने में हम कोई कमी भी उठा करके नहीं रखेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज के इस खास दिन पर अपने इस खास विषय पर तमाम जानकारी दी हमारे दर्शकों को, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका विकास जी, और आपके दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज 9 दिसंबर इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे के तौर पर मनाते हैं। इस विषय पर हमने आज तमाम जानकारी अपने अतिथि के द्वारा प्राप्त की। आज हमने जाना करप्शन क्या है, एंटी करप्शन क्या है, और जो करप्शन जैसे कृत्य में शामिल होते हैं तो उनके लिए किस तरह की सज़ा का प्रावधान है। अगले अंक में फिर मिलेंगे एक विशेष एक मुद्दे को लेकर। तब तक के लिए मुझे यानी विकास कुमार मिश्रा और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।